तो बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी होती है एक पॉसिबिलिटी को बताता है, किसी के होने ना होने की पॉसिबिलिटी को बताता है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है डेटा पे। किस पे डिपेंड करता है? डेटा पर, कि प्रेजेंट सिचुएशन में कैसा डेटा है, ठीक है ना, पास्ट में कैसा था, उन कंपैरिजन को किया जाता है। प्रेजेंट डेटा को पास्ट डेटा से कंपेयर किया जाता है और कंपेयर के व्यापक पॉसिबिलिटी बताई जाती है, और उसी पॉसिबिलिटी का नाम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आजकल अगर आप लोग मैच देख रहे हैं, मैच कौन कौन देख रहा है आजकल? तो आपको देखो, जब मैच चलता है तो वो एक परसेंटेज विन बताते हैं, अगर जीत का अनुमान देखते हैं ना, 48% देते हैं ना लास्ट चल के, फिर दोनों कर्व ऐसे क्रॉस कर जाती है, कभी कभी सिचुएशन आती है मैच के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, पॉसिबिलिटी। कि भाई जैसे मान इतना कंफर्म मान चलिएगा, जैसे मैच स्टार्ट होगा उससे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड का कल मैच होने वाला फाइनल, प्रोबेबिलिटी आ चुकी होगी किसके जीतने की चांसेस ज्यादा है। हाँ, हालांकि मैच के दौरान वो चेंज होंगे प्रोबेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। कंपेयर किया जाता है और डेटा जिसके फेवर में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटीज, चांसेस, किसके होने के चांस ज्यादा है, इस चीज को बताता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। चांसेस होता है या पॉसिबिलिटी बोल दो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। बट प्रोबेबिलिटी होने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म तो होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बार कह रहे हैं कि कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, इंडिया के जीतने के जो विन परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, मान चलो, बट वो ऑपरेशन परफॉर्म तो होनी चाहिए। मान के चलो हमने बोल तो दिया कि भाई ऑपरेशन, जैसे इंडिया का, हमने बोल दिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया से विन परसेंटेज 40% है, 60% केस में ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 40% केस में इंडिया जीतेगा, राइट। जो ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं तो प्रोबेबिलिटी आ कहां से गई? तो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होनी चाहिए। ऑपरेशन जो परफॉर्म होती है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। और हर किसी एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई आउटपुट होता है, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे अगर कोई मैच होगा तो उसके आउटपुट हैं, अगर ए और बी के बीच में कोई मैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? या तो ए जीतेगा, या उस केस में बी हार जाएगा, या फिर बी जीतेगा ए हार जाएगा, या टाई हो सकता है, या हो सकता है कि कुदरत का निजाम, आजकल बहुत सुन रहे हैं आप, ठीक है ना, वॉश भी हो सकता है। क्लियर है ना? ड्रॉ भी, मतलब इस तरीके से माना जा सकता है कि मैच इज अवन एंड, ठीक है ना, राइट, रद्द हो गया है, राइट। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मुझे बताओ कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारे दिमाग में आती है? अगर कोई मैच होता है तो और दिमाग में कोई पॉसिबिलिटी आती है क्या? नहीं आती है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो पता है कि आउटपुट क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। पहली बात तो कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होती है उसको एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। लेकिन हेडिंग डालें एक्सपेरिमेंट। हम पॉसिबिलिटी पढ़ने वाले, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, चांसेस, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट लिखें। whenever an operation is performed, 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 that operation is called an experiment. That operation is called an experiment. अब प्रोबेबिलिटी केस में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब हम समझेंगे कि भाई ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम समझेंगे कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि ये क्या होता है, ओके। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना, एक ऐसी ऑपरेशन होती है जिसको परफॉर्म करने से पहले आउटपुट के बारे में उनको पता है कि क्या क्या आउटपुट आ सकता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल मैच का लिया कि क्रिकेट मैच हो रहा है या कोई मैच हो रहा है, राइट। या फिर मैं कहूं कि कॉइन को टॉस कर रहा हूं मैं, या फिर मैं कहूं कि कोई डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सभी केसेस में देखा जाए तो
एक्सपेरिमेंट या ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले आपको आउटपुट का पता है कि क्या क्या आउटपुट आपका आ सकता है। जैसे किसी डैश को थ्रो करूंगा तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा। टेल को कॉइन करूंगा, मतलब सॉरी कॉइन को टॉस करूंगा, कोई फेयर कॉइन है राइट, उसको टॉस करूंगा तो मुझे पहले से पता है क्या आएगा, हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है ना। या कोई बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स के अंदर सपोज करो 2 कलर की बॉल है, रेड कलर की या फिर ब्लैक कलर की है। रेड कलर की 4 है, ब्लैक कलर की 5 है। कोई बॉल निकाल रहा हूं तो मुझे पहले से पता है कि या तो रेड कलर की आएगी या फिर क्या आएगी, ब्लैक कलर की आएगी। इतना तो मुझे पता है ना। तो कोई भी ऐसी ऑपरेशन या फिर कहूं कि कोई भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जिसको परफॉर्म करने से पहले ऑलरेडी हमको पता है कि क्या क्या आउटपुट आ सकता है, क्या क्या आउटपुट आ सकता है, बट जिस मूवमेंट पर उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा या फिर जिस मूवमेंट पर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाएगा उस मूवमेंट पर क्या आउटपुट आएगा ये हमको नहीं पता। जैसे मुझे पहले से पता है किसी कॉइन को टॉस करूंगा हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट जिस मूवमेंट पर मैं कॉइन को टॉस करूंगा मुझे नहीं पता उस मूवमेंट पर क्या आने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना। किसी अगर मान को जो बेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, ताश किसने खेला हुआ है? ऑलमोस्ट सभी ने खेला होगा। ठीक है ना। पत्तेबाज नहीं बोलते उनको, उनको कुछ और ही बोलते हैं राइट। ठीक क्या एक्सपीरियंस है, वाह। ठीक है ना। चलिए गुड राइट। तो जो बेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैं उसमें से अगर हम कोई ताश का पत्ता निकालते हैं, कोई कार्ड निकालते हैं, तो ये तो हमको पता है क्या क्या आ सकता है, बट जिस मूवमेंट पर निकालेंगे हमको नहीं पता क्या आने वाला है। तो इस प्रकार के जितने भी ऑपरेशंस होती हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट होने से पहले हमको आउटपुट का पता है क्या क्या आ सकता है, बट जिस मूवमेंट पर आपका एक्सपेरिमेंट होगा उस मूवमेंट पर हमको नहीं पता कि क्या आउटपुट आने वाला है। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्लियर है? तो लिखना स्टार्ट करूं। एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted, an experiment whose outcome cannot be predicted with certainty, an experiment whose outcome cannot be predicted with certainty is called a random experiment, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर्टेन आप तभी नहीं हो सकते जब आपके पास मोर देन वन आउटकम होते हैं, तभी सर्टेन नहीं हो सकते। जब एक ही आपको अगर वाइस कॉइन दे दिया जाए, वाइस कॉइन का मतलब है कि आपको खोटा सिक्का दे दिया जाए, दो तरफ हेड है, ठीक है, बोला कि दो तरफ हेड है, बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो ये किया है ये काम तुमने कभी? ठीक है ना। तो अगर दोनों तरफ हेड है तो हेड आएगा भाई, पता है, बस सिक्का खड़ा नहीं रहना चाहिए ना, तो पता ही आइडियल नहीं खड़ा रह जाता कभी कभी सिक्का। ठीक है ना। जैसे टेल है राइट, तो टेल के आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? इस केस में 0 हो जाएगी, पता है हमको। ठीक है ना। तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उस प्रकार के ऑपरेशन को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखें, थ्रोइंग एन अनवाइज्ड डाइस। पहला एग्जाम्पल लिखें, थ्रोइंग एन अनवाइज्ड डाइस। ठीक है, किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो हमको पता है 1 2 3 4 5 6 आएगा। थ्रोइंग एन अनवाइज्ड डाइस, अनवाइज्ड मतलब फेयर डाइस। ठीक है ना। महाभारत में तुमने शकुनी का नाम सुना? तो वो जो पास से फेंकता था ना, वो वाइस होते थे, वाइस थे वो। अनवाइस का मतलब क्या है? ठीक है ना। तो अनवाइस का मतलब फेयर होता है, मतलब फेयर काम हो रहा है, वाइस नहीं है, अनवाइस है, फेयर है एकदम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके, टॉसिंग अ कॉइन।
टॉसिंग अ कॉइन, वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल हो गया। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है ना, टॉसिंग अ कॉइन। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेके ड्रॉइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड, कार्ड कार्ड। तीसरा एग्जांपल लेके ड्रॉइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल shuffled 52 पैक ऑफ कार्ड्स। ड्रॉइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग मतलब खींचना, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल shuffled 52 कार्ड्स मतलब पामन ताश के पत्तों में से एक ताश का पत्ता निकालना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल हैं। यहां पर एक काम करेंगे, थोड़ा सा ताश के पत्तों के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, किसी बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। ताश खिलाना सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो, ताश तो आपने देखे होंगे, ताश के पत्ते। अच्छा एक बताओ, ताश के पत्ते ऐसे हैं जो किसी ने देखे ही नहीं है, ऐसा कोई बच्चा है? सबने देखे हुए हैं, ठीक है ना। रेयान तुमने देखे बेटा? ठीक। 52 कार्ड के पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स के पत्ते होते हैं। उन कार्ड्स के पत्तों की अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर 4 सूट होते हैं। कितने सूट होते हैं बच्चों? 4 सूट होते हैं। पहला कौन सा होता है? कोई सा भी मान लो, स्पेड मान लेते हैं, ठीक है ना। स्पेड, हुकुम। ओ भाई जो भी, क्या हुआ? डायमंड को क्या बोलते हैं? ईंट बोला जाता है। एक्सपर्ट बैठे हुए यहाँ तो, है ना। एक होता है कौन सा? हार्ट होता है, ठीक है ना, हार्ट, पान, ठीक है ना। स्पेड काला पान बोला जाता है एंड हार्ट लाल पान बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा कलर की बात कर लेते हैं, तो ये ब्लैक कलर का कार्ड होता है। कैसा होता है? ब्लैक होता है। ये कैसा होता है? ब्लैक। ये दो होते हैं रेड, दो ही कलर होता है हमारे पास। किसी ने तीसरा कलर भी देखा है क्या कार्ड में? पर्पल किसने देखा है भाई? गौरव ने? हो सकता है। चलो इसके कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 ही इसके होते हैं और 13 ही इसके होते हैं। हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। और एक जैसे मैं अगर ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हो गए? 26। और रेड कलर के कितने कार्ड्स हो गए आपके? 26। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अच्छा, अब हर एक कलर के अंदर क्या होता है, कुछ नंबरिंग होती है, ठीक है ना। कैसे नंबरिंग होती है आपकी? देखो, अगर हम बात करें कि भाई हर कार्ड की बात करें, इन एवरी सोर्स देयर आर, क्या होता है उनके पास? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सबके पास से 4 4 होते हैं। सब में क्या होता है? 4 कार्ड्स ईच, ठीक है ना। 4 कार्ड्स ईच। 4 कार्ड्स ईच का मतलब क्या होता है कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ, दो एक यहाँ, दो दो दो, इस तरीके से होता है आपका। इन एवरी सूट होता है आपका, ठीक है ना। चलो ऐसा बोल सकते हैं। और ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड्स क्या होते हैं? जैक होता है, क्वीन होती है, किंग होता है और एस होता है। इनको ऑनर कार्ड बोलते हैं, सम्मान्य पत्ते, ठीक है, ऑनर कार्ड। और एक होता है आपका फेस कार्ड। तो किस किस के चेहरा होता है? क्या वो कौन होता है भाई? क्वीन होती है। क्या उन बोलता है उसको? क्या वो नहीं, किंग, जैक, क्वीन एंड किंग, इनका फेस। एस इसमें नहीं आता बेटा, फेस कार्ड में। ठीक, हाँ लिखना है, ये तो सिलेबस का पार्ट है, चैप्टर का पार्ट है, ये याद हो चाहे ना हो। ना 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 लिखो, ये तो चैप्टर का पार्ट है।
हाँ, तो उनको गिन रहा होगा ये जोकरों को। दो जोकर होते हैं। कभी ताश का पत्ता अगर खो जाए तो उसको बना लिया जाता है, वही इसको समझ लीजिएगा कि वो है। खेला है कि नहीं खेला है? तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो इतने अमीरों की ताश का पत्ता एक गायब, नया सेट आ जाता है इतने में। अच्छा ये बताओ, एक तुमने कौन सा गेम खेला बताओ? मतलब ताश खेला होगा दोस्तों के साथ मिलकर, चलो यार टाइम पास करते हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलिए सिंपल स्पेस की बात करते हैं फटाफट। क्या नोट हो गया यहां तक? अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उससे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उनका सेट, लेकिन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सैंपल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल स्पेस को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखें। इफ वी टॉस टू कॉइन, इफ वी टॉस टू कॉइन, देन सैंपल स्पेस विल बी, इफ वी टॉस टू कॉइन देन सैंपल स्पेस विल बी। अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। If a dice is thrown, then possible outcomes will be. If a dice is thrown, then possible outcomes will be. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा उस केस में? 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका आउटकम बनेगा। ठीक है, यहां तक ये सैंपल स्पेस आपका बन गया, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इवेंट। कोई बताएगा इवेंट क्या होती है? कोई बच्चा है जो बताएगा सर इवेंट ये होती है क्या? इवेंट है जो घट गया। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्या फर्क होता है बता सकता है? सोचो एक बार, मैं भी आता हूं, तब तक सोचो। चलो भाई, इवेंट क्या होती है? मैटर को सीरियस ले गया रे, है? इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए था। हाँ पता चल तूने सीरियस लिया है तो। अभी खोला ही था है? तब तक सर आप आ गए, है ना। इवेंट क्या होती है? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सबसेट। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखें, इट इज अ सबसेट ऑफ, it is the subset of sample space, it is the subset of sample space, it is the subset of sample space of an random experiment, it is the subset of sample space of an random experiment। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है ना, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर जैसे अगर मैं कहूंगा कि दो कॉइन को टॉस कर रहे हो आप लोग, तो दो कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हो एग्जैक्टली वन हेड अकर्स। लिखें, पहला एग्जांपल डालें। व्हेन टू कॉइन टॉस,
व्हेन टू कॉइन टॉस exactly one head occurs, exactly one head occurs, exactly one head occurs। यानी मैंने क्या बोला कि अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो दो कॉइन को टॉस करोगे तो सेम प्लेस पे दो कॉइन को टॉस करना इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली वन हेड अकर्स, एग्जैक्टली वन हेड अकर्स, इसको बोलेंगे इवेंट। क्या बोलेंगे? इवेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका सैंपल स्पेस इस केस में क्या हो जाएगा? दो कॉइन को टॉस करोगे तो हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों? आपका टेल टेल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात करता हूं कि इवेंट क्या हुई, कि एग्जैक्टली इवेंट क्या हुई? एग्जैक्टली वन हेड अकर। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली वन हेड अकर, अकर। समझ में आया? तो एग्जैक्टली वन हेड कौन कौन से आउटकम में आ रहा है? एक तो हेड टेल और टेल हेड, या तो पहले आ जाए या फिर बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इवेंट ई में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? हेड टेल और टेल हेड। क्या ये इवेंट ई जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है क्या? बिल्कुल है। तो इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है बच्चों? आपका सबसेट होता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और बोलो बेटा, ठीक है ना? तो इसको आप लिख लीजिएगा। इवेंट जो होता है बच्चों, हालांकि आप लिख ही चुके हो, इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी सैंपल स्पेस होता है उसका सबसेट होता है इवेंट। ठीक है, चलो यहां तक हो गया सब बच्चों का। अब नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे। अब मुझे बस आप ही बता देना कि कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है ना? कोई सैंपल स्पेस है, उसमें एन इवेंट है। कुछ जाओ बेटा। कोई सैंपल स्पेस है उसमें एन इवेंट्स हैं, तो टोटल कोई सैंपल स्पेस है उसमें एन एलिमेंट्स हैं, या बोले तो एन आउटकम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट बताओ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना भाई, कि कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? बताओ फटाफट से। 2 की पावर एन होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इवेंट है क्या? सैंपल स्पेस का सबसेट ही तो है। यदि सैंपल स्पेस में एन एलिमेंट्स हैं या एन आउटकम्स हैं तो उससे टोटल इवेंट कितनी बनेंगी? 2 की पावर एन इवेंट बनेंगी। क्या आपके दिमाग में बात जा रही है? लिखें, नोट डाल के पॉइंट लिखें। इफ अ सैंपल स्पेस हैज एन आउटकम्स, if a sample space has n outcomes, if a sample space has n outcomes, if a sample space has if a sample space has n outcomes, if a sample space has n outcomes, then the total number of event will be 2 की पावर n, then the total number of event will be 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी होंगी बच्चों? आपकी 2 की पावर n होंगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बेटा क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना? कुछ भी नहीं होना भी अपने आप में एक इवेंट होती है। कुछ भी नहीं हुआ होता है ना? नल सेट होता है कि नहीं होता? नल सेट में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ भी नहीं होना भी अपने आप में एक इवेंट होती है। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, आ जाओ बेटा, गेट लगा दो। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब तो कोई समस्या नहीं जाने की बच्चा? आ जाएंगे घर से? कितना डिस्टेंस पर है? 8 अच्छा 8 किलोमीटर, ठीक। लिखो, कॉपी फॉरवर्ड करो पीछे, तब मैं समझा था। पता नहीं मेरी जीभ भी कर रही है। खुरदरी होगी मेरी जीभ। खुरदरी
क्या कह रहा है? रफ सरफेस हो गया पहले, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि आज मैं टंग क्लीनर यूज कर रहा था तो पता लगा फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। चल समझा देता हूँ। हाँ बेटा समझाता हूँ। मैंने ये बोला है बेटा, पहले इस बात को समझो आप कि कोई सेट ए है, ठीक है ना, कोई सेट ए है, इसमें n एलिमेंट हैं। सबसेट क्या होता है ये बताओ पहले तो। सबसेट कोई भी सेट है, उनका मतलब एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ n नंबर्स, उसको हम सेट बोलते हैं। उसमें से अगर हम कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, उसका एक अलग सेट है, वो जो छोटा वाला सेट है वो उसका सबसेट है, उसका बच्चा। वो सबसेट समझे कि नहीं समझ बात को? नहीं समझ आया? मतलब जो तुमने बात बोली वही मैंने बात बोली बेटा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए फटाफट से, ठीक है। जैसे मान के कोई सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, तुमने बोला कि सर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट निकालो सर, इन्हीं में से, राइट, कुछ एलिमेंट निकाल लो। तो ये जो सेट बनेगा सर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बी बना। तो बी जो है वो ए का सबसेट है। क्या बच्चों, बी जो है वो किसका सबसेट है बेटा? ए का सबसेट है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट हैं तो उससे टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, कितने बनेंगे? 2 की पावर n, ये बता रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो क्या बोलते हैं इवेंट है वो भी सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। तो सैंपल स्पेस में अगर n एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n, यानी इवेंट कितनी होंगी? 2 की पावर n। इस बात को मैं समझा रहा था आप लोगों को। क्या समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आप क्लियर है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करते हैं। इवेंट कितने तरीके की होती हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इवेंट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का दूसरा नाम होता है सिंपल इवेंट। An event which contains only one outcome. 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 An event which contains only one outcome, जिसके अंदर एक ही आउटकम आता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, यानी कि सिंपल इवेंट बोला जाता है। जैसे 2 कॉइन को टॉस किया, एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स। एग्जांपल लिखें, ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स। ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 2 कॉइन को टॉस करने पर ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। क्या तो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने जैसे बोला कि एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स, तो ये इवेंट है जो कि इसी सैंपल स्पेस में अकर हो रहा है। तो कौन सा आउटकम निकल करके बाहर आएगा बताओ? हेड हेड ही आएगा। एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स में सिर्फ यही आउटकम है जिसके अंदर दोनों में हेड हेड आ रहा है, बाकी में हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल आ रहा है। तो ये जो इवेंट होगा बेटा, ये कैसा होगा? आपका सिंपल इवेंट होगा। एलिमेंट्री इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम आता है, एक आउटकम। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है कि नहीं? राइट, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, नेक्स्ट इवेंट लिखें, इस पर डाल लीजिएगा एग्जांपल में। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट, मिक्स इवेंट या कंपोजिट इवेंट। मिक्स और कंपोजिट इवेंट, कंपाउंड इवेंट या मिक्स और कंपोजिट इवेंट।
अच्छा, कंपाउंड इवेंट क्या होती हैं? जस्ट इससे अलग, यानी कि ऐसी इवेंट जिसमें नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाए, मोर देन 1 हो जाए। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 2 कॉइन को टॉस करूंगा, एटलीस्ट 1 हेड अकर्स, तो कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे आपके? हेड हेड वाला हो जाएगा, हेड टेल और टेल हेड, कम से कम एक हेड आए, राइट। तो ऐसी इवेंट जिनके अंदर एक से ज्यादा आउटपुट आने चाहिए, एक से ज्यादा आउटकम्स आने चाहिए, उनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड या फिर मिक्स इवेंट बोला जाएगा। लिखें, एन इवेंट विच कंटेन्स मोर देन 1 आउटकम्स, एन इवेंट विच कंटेन्स मोर देन 1 आउटकम्स, an event which contains more than 1 outcomes, an event which contains more than 1 outcomes are known as compound events, या फिर मिक्स इवेंट बोलते हैं, या कंपोजिट इवेंट उनको बोला जाता है। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? अरे पक्का, चलिए जी। तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, व्हेन टॉसिंग 2 कॉइंस, या एक काम करो, ऑन थ्रोइंग अ डाइस इवन नंबर अकर्स, ऑन थ्रोइंग अ डाइस इवन नंबर अकर्स। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6, तो इवन नंबर का आना इवेंट होता है। थ्रोइंग अ डाइस इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ऑन थ्रोइंग अ डाइस इवन नंबर अकर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर इवन नंबर जो आ रहा है वो इवेंट है, थ्रोइंग अ डाइस एक एक्सपेरिमेंट है। तो थ्रोइंग अ डाइस एक्सपेरिमेंट है, तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से आपके आउटकम्स आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम्स आएंगे अगर किसी डाइस को थ्रो करते हैं। अब यहां पर कौन कौन से, अच्छा इवेंट क्या है? इवेंट है आपका इवन नंबर अकर्स, इवन नंबर अकर्स, ठीक है ना, इवन नंबर अकर्स, राइट। इवन नंबर अकर्स आपका इवेंट है। इवेंट ई में क्या क्या आ जाएगा? आप ये आ जाएगा 2 4 और 6। आप देख सकते हो कि जो आउटकम्स है मोर देन 1, कैसे बच्चों आपके मोर देन 1 आउटकम्स है इसके अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो इस इवेंट का नाम क्या होगा आपका? कंपाउंड इवेंट होगा या फिर मिक्स इवेंट। नेक्स्ट इवेंट लिखिए, थर्ड, इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या हुआ? इक्वली लाइकली इवेंट्स लिखें। तो सर ये इवेंट्स क्या होती हैं आपकी? इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं? जिनके होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो सेम रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो हेड का आना टेल का आना इक्वली लाइकली है। किसकी तरफदारी थोड़ी ना होती है उसके अंदर। जब हम फेयर कॉइन को टॉस करते कोई तरफदारी होती है? किसी की तरफ नहीं होती, 50-50% चांसेस होते हैं। जैसे किसी डाइस को थ्रो करता हूं तो उसमें भी इक्वल चांसेस होते हैं हर एक नंबर के आने के। या फिर जो 52 पैक ऑफ कार्ड होते हैं उसमें से कोई भी कार्ड ड्रॉ करना है तो हर एक कार्ड का आने का जो चांसेस होता है, पॉसिबिलिटी रहती है, वो तो सेम ही रहती है। उसमें थोड़ा ना वाइसिंग होती है या अनफेयर हो जाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं उनको इक्वली लाइकली बोलते हैं। या फिर अगर वन वर्ड में मैं कहूं, जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, प्रोबेबिलिटी सेम होने का मतलब हो गया चांसेस होने के चांसेस सेम हो गए, होने की पॉसिबिलिटी सेम हो गई, तो उनको क्या बोला जाता है बच्चों? आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें लिखिए फटाफट से, the given events are said to be equally likely. The given events are said to be equally likely. The given events are said to be equally likely. The given events are said to be equally likely if none of them is expected to occur if none of them is expected to occur in preference to the other. मतलब प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कुछ इवेंट्स आपको दी गई हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंस अगर नहीं दी गई है किसी को ज्यादा,
सेम प्रेफरेंस दी जा रही है, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली, यानी जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है उनको इक्वली लाइकली बोला जाता है। सिंपल सी बात। अगर बोले कि भाई ए बी सी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसका मतलब समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई है। या फिर ऐसा बोल दिया जाता है कि ए बी सी आर 3 इवेंट और अकरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस द अकरेंस ऑफ सी। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है कि बी के अकर होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो सी से क्या डबल है। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से प्रेफरेंस अगर नहीं दी गई है तो वो इक्वली लाइकली समझ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। जैसे टॉसिंग अ 2 कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, या फिर किसी ताश के पत्ते को 52 पैक ऑफ कार्ड से निकालना, सब क्या होते हैं बच्चों आपके, ये इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स होती हैं अपने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है। लिखे नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट। अच्छा पहले लिखे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा फोर्थ इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक सेकंड रुक जाओ, लिखवा रहा हूं बेटा, लिखवा रहा हूं, विद्वान ना बने अपने आप में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तुम कुछ भी एक काम करना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा यूज है इसके अंदर, बहुत अच्छा। ठीक है ना? 2025 के अंदर सिंपल डेफिनेशन, जैसे अभी मैं जैसे ही प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन खत्म करूंगा ना, 3 क्वेश्चन आए 2025 में, इसी साल जनवरी में डेफिनेशन से क्वेश्चन उठ के आए। ठीक है? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे चैप्टर तुम्हारा पढ़ा हुआ अच्छे से आता है सब कुछ। ठीक है ना? अगर नहीं आता तो मुझसे उस दिन के डाउट उस दिन क्लियर करके जाना है यहाँ से, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा, अगर मैं कहूं, अगर मैं 12th में डिफिकल्टी की बात करता हूं तो ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में से आता है। तो बोलती पूरा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, तुमको पता नहीं लगेगा कि चैप्टर था क्या। तो मैं पहले से आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि जो भी होमवर्क मिले अच्छे से करके आइएगा। ठीक है? पीएचडी के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, जब हम सिलेक्शन वगैरह करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स का भी इसमें यूज होगा, मैट्रिक्स के सवाल इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल अवेयर रहिएगा हर मोमेंट पर। तो चैप्टर आसान भी है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैप्टर आसान भी लगेगा आपको। क्लियर है सारे बच्चों को? तो पहले अवेयर रहेगा हर चीज को लेकर के। अगर तुमको कहीं पर भी डाउट आता है क्लास में क्लियर कीजिएगा। अगर क्लास में कहता हूँ कि तुम थोड़ा क्लास के बाहर पूछो इस चीज को, तो उसी दिन क्लियर करके जाइएगा। मैं हर एक बच्चे से इस बात को कहता भी हूँ, उसको इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि उसने पीएनसी पढ़ा नहीं है। किससे? मुझसे। चले आगे बढ़े। ओके राइट, लिखें नेक्स्ट, लिखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 2 नाम होते हैं और अच्छे अच्छे लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लोग, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट और होता है साथ में। ठीक है ना? ये नहीं पहचान पाते कि सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं दोनों, उसके बाद में डिस्टिंग्विश करूंगा। दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे आपको, बट सच में इनमें डिफरेंस होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। लिखिएगा इस बात को, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में लिखें आपने। ठीक है ना? अवेयर कर दिया है इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ठीक है, लिखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में लिखें, अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A set of events is said to be mutually exclusive. A set of events is said to be mutually exclusive. Mutually exclusive if occurrence of one of them, if occurrence of one of them precludes, अब एक इसका मतलब बताएगा। प्रीक्लूड्स का मतलब क्या होता है? PRECLUDES, PRECLUDES। किस किस को इसका मतलब पता है? प्रीक्लूड, यार कोई ढंग के स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? प्रीक्लूड है? हाँ बोल, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। प्रीक्लूड का मतलब होता है रोकना।
प्रीक्लूड का मतलब है रोकना, होने से रोकना। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं, पर लाइन को लिख लो। लिखे, a set of events is said to be mutually exclusive if occurrence of one of them precludes the occurrence of any of the remaining events. If occurrence of one of them, if occurrence of any of the remaining events, if occurrence of one of them precludes the occurrence of any of the remaining events, any of the remaining events. If occurrence of one of them precludes the occurrence of any of the remaining events. लिखा है तक। मेरा कहने का मतलब है कि पहली बात तो है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को एक इवेंट नहीं होगी, सेट ऑफ इवेंट्स को बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने, अपना दिमाग खोल के रखिएगा भाई, सोना मत अब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कम से कम 2 इवेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, राइट। एक इवेंट, क्या इवेंट एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, किसको क्या रोकेगा वो, ठीक है, रोकने के लिए दूसरा चाहिए ना, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं किसी डैश को थ्रो करता हूं, मैंने कहा इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना, 2 इवेंट हैं। इवन नंबर अगर किसी डैश को थ्रो किया तो अगर कोई अकरेंस, किसी एक का अकरेंस हो रहा है, तो क्या वो दूसरे को रोक पा रहा है भाई? अगर किसी डैश को थ्रो किया तो 2 इवेंट बोली मैंने, इवन नंबर का आना, ऑड नंबर का आना। तो अब मुझे बताइए कि इवन नंबर अगर आया तो क्या उसने ऑड नंबर को आने से रोका? ऑड नंबर आया तो क्या उसने इवन नंबर को आने को रोका? इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इवेंट जो हैं कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। किसी डैश के थ्रो करने पर, किसी एक डैश के थ्रो करने पर इवन नंबर का आना एक इवेंट और ऑड नंबर का आना दूसरी इवेंट। ऑब्वियस बात है, इनमें से कोई भी एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। तो ये दोनों इवेंट कैसी होंगी? आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी। ये डिस्टिंग्विश करने का बहुत बेहतरीन तरीका है कि क्या किसी एक के होने से दूसरा रोक रहा है कि नहीं रोक रहा। अगर दूसरा नहीं रोक रहा है तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कोई रेस है, दौड़, और वो दौड़ हो रही है किसके बीच में? जसबीर और एकन के बीच में। अब जसबीर और एकन दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में जीतेगा तो कोई एक। अब ये मत कहना दोनों लाइन पर एक टाइम पर पैर रखें ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इस संभावना को हटा दिया गया है। तो मुझे बताओ, एकन का जीतना क्या जसबीर के जीतने को रोकता है या नहीं रोकता है? और जसबीर का जीतना क्या एकन के जीतने को रोकता है नहीं रोकता है? रोकता है। तो यहां पर किसी एक का जीतना दूसरे के जीतने को रोक रहा है, इसका मतलब इन दोनों का दौड़ना या फिर इन दोनों का जीतना अपने आप में एक क्या एग्जांपल हो गया आपका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। किसी के होने से दूसरा अगर रोक रहा है, फर्क पड़ रहा है उस पर, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है इवेंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब जैसे मान के चलो मैं एकन और जसबीर को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को देता हूं, दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर जसबीर ने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या एकन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा? क्या एकन ने सॉल्व किया, जसबीर सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। गधा, अभी वो है नहीं यहां पर, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, मेन बात को समझने की कोशिश करो। मतलब तथ्य क्या है, कंक्लूजन क्या है? मतलब यहां पर एक एक क्वेश्चन करने से दूसरा क्वेश्चन करना नहीं करना उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब उसके करने से दूसरा क्वेश्चन रुक रहा है क्या? करने से नहीं रुक रहा, वो अपनी कैपेसिटी से करेगा। करे ना करे तो बात की बात है, बट अगर कर सकता है तो करेगा भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं उसने कर दिया तो मैं तो नहीं कर ही नहीं पाऊंगा, या इसने कर दिया तो, ठीक है ना, वो भी करता है। तो इसका मतलब क्या? किसी एक एक क्वेश्चन करने से दूसरे का रुक नहीं रहा है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा क्या? नहीं होगा। दिस इज नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो अगर 3 घोड़ों को दौड़ में दौड़ाया जाए, ये भी एक क्वेश्चन आता है, 3 घोड़ों को दौड़ में दौड़ाया जाए या 3 बच्चों से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए, तो 3 बच्चों से जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, बस 3 घोड़ों को दौड़ में दौड़ाया जा रहा है, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तुम्हारा।
वहां एक कर जितना दूसरे को रोकता है, यहाँ पर करना कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आता तो करेगा, नहीं आता तो नहीं कर पाएगा। सिंपल। क्लियर है सारे बच्चों? ठीक है ना? तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं जिनमें किसी एक इवेंट के होने से बाकी सारी इवेंट थम जाती हैं, वो होती ही नहीं है। जब होंगी नहीं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? आपका उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? चौपाई। अगर मैं ये कहता हूं कि बहुत सारी इवेंट्स हैं, हालांकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए तो मोर देन वन इवेंट का होना बहुत जरूरी है, जो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। जैसे मैंने बोला कि भाई E1, E2, E3, E4 से लेकर के En, ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कैसी इवेंट है बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो एक कंडीशन लग जाएगी क्या? कि इनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई रहेगा। क्या रहेगा? फाई। अब बच्चे क्या दिमाग में इमेज बनाते हैं, मैं आपको समझाता हूं अभी। ठीक है ना? ये क्या रहेगा बच्चों? आपका फाई रहेगा। बच्चे क्या दिमाग में इमेज बनाते हैं कि सर जिन इवेंट का इंटरसेक्शन फाई आएगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, इसी में वो फंस जाते हैं। कैसे? जैसा कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या कि अगर 3 बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं और 3 उन्हीं बच्चों को एक रेस में दौड़ाऊं, तो तीनों का दौड़ना, और जैसे तीनों को दौड़ाऊंगा तो वहां पर इंटरसेक्शन क्या आएगा? आपका फाई आएगा। कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। तीनों के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये भी यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या आएगा? आपका कुछ इंटरसेक्शन आएगा क्या उसके उनके अंदर? अगर 3 इंडिविजुअली बच्चे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनका कर पाना नहीं कर पाना, क्या कुछ इंटरसेक्शन निकलेगा उनका? नहीं, सो गए शायद, नहीं निकलेगा ना। और तीनों को रेस में दौड़ाऊंगा, वहां पर भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है। बट एक आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दूसरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो आप ये, हाँ ये कंफर्म है कि अगर मैं ये पहचान लेता हूं कि E1, E2 और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो उनका इंटरसेक्शन फाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको बोलने में इसको मत, बट आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को इससे बिल्कुल मत पहचानो कि इंटरसेक्शन फाई है। नहीं, इसे नहीं पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? कि किसी इवेंट के होने से दूसरी इवेंट रुक रही है कि हो रही है। समझ में आया कि नहीं? अगर रुक रही है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, अगर हो रही है तो फिर वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जब आपने ये पहचान लिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई। ये लास्ट होने से स्टेटमेंट को, बट इसके ब्याह पर आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करोगे। क्या ये दिमाग में बात जा चुकी नहीं जा चुकी है? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? चलो नोट डाउन करो इसको। इसमें एग्जाम्पल बोलूं? हाँ जी, आ सकता है। हर बार आए? हर बार नहीं आएगा। हर बार तो नहीं, ये किसने बोला? आ सकता है, ये हो सकता है, बट हर बार आए जरूरी नहीं। बताएंगे आपको, अभी कहानी चलने दो आगे। मुझे लगता है थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तुमने, पर कोई दिक्कत नहीं। गुड। ये कौन ज्ञान बांट रहा है? ओहो हो। चलो यहां तक बात समझ में आई सारे बच्चों को? लिखें, on throwing a dice, on throwing a dice, events, even number occurs and odd number occurs. Events, दो इवेंट हो गई, even number occurs and odd numbers occurs. Events, even number occurs and odd number occurs are mutually exclusive. Are mutually exclusive. Are mutually exclusive. क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। देखो, इवन नंबर अकर्स, इवन इवेंट मान लो इसको। जैसे किसी डैश को थ्रो किया, ठीक है ना? किसी डैश को थ्रो करूंगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना? और मैं बोला इवन नंबर अकर्स, एक इवेंट इवन मान लो,
2 4 6 आएगा इसमें, और नंबर अकर्स को दूसरा इवेंट मान लो 1 3 और 5 आएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या है बच्चों आपका 5। एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से रोकता है, मतलब दोनों इवेंट कैसे हैं आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट हाँ यूनियन करो क्या आ जाएगा सैंपल स्पेस, बट ये हमेशा नहीं होता बेटा, कब होगा कब नहीं होगा ये भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज। क्लियर है? जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बोल देता हूं, किसी डैश को थ्रो किया, अ नंबर विच इज लेस देन 3, एक इवेंट हो गया, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 दूसरा इवेंट हो गया, तो में कौन कौन से आपके आउटकम आएंगे 1 और 2, और अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 में कौन कौन से आएंगे 4 5 6, दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो हैं, अगर लेस देन 3 आ गया तो ग्रेटर देन 3 नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 3 आ गया तो लेस देन 3 नहीं आ सकता, दोनों कैसे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो है, बट दोनों का यूनियन निकालो आप, वो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं हो रहा, 3 छूट जा रहा है उसके अंदर। कई बात समझ में आया कि नहीं आया? हो भी सकता है आपका यूनियन सैंपल स्पेस को कवर कर सकता है, हो सकता है ना भी करे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को? अरे बेटा हुआ कि नहीं? गुड, लिख लें फटाफट से। अच्छा नेक्स्ट लिखें इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पांचवा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लिखे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं आपकी? सेम कहानी है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के होने से या ना होने से किसी दूसरे पे कोई फर्क ना पड़ता हो, जैसे क्वेश्चन वाला, जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ ना 3 बच्चों को सॉल्व करने को, तो एक के होने से ना होने से दूसरे पर क्या फर्क पड़ रहा है कुछ नहीं, तो उनके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किए जाने के जो इवेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं अपन? इंडिपेंडेंट बोलते हैं। कई बार समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है सारे बच्चों को? बार बार वो एग्जाम्पल दे रहा था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज किसमें होते हैं, इन दोनों में होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन 5, अगर इस कॉन्सेप्ट से जाओगे ना आप लोग तो फंस जाओगे, इंटरसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से। आप ऐसे जाओ किसी होने से दूसरा रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, और रुक रहा है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नाम दे दो, और नहीं रुक रहा तो क्या नाम दे दो? इंडिपेंडेंट दे दो। और एक और पहचानने का तरीका बताता हूं आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले केस में एक ही एक्सपेरिमेंट होगा। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा, एक पर इवन नंबर का आना दूसरे पर ऑड नंबर के आने को रोकता है क्या? सोचो, 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो एक पर इवन नंबर का आना रोकता है? नहीं रोकता। तो हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के केस में एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक ही एक्सपेरिमेंट में आपकी इवेंट होती हैं 2। इसमें क्या होता है, मोर देन 1 एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके। 3 बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब तीनों को दौड़ा दो, वो तो एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि वो दौड़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, तो अब एक 2 तरीके मैंने बता दिए इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पहचानने के। सवालों में बहुत बड़ा हेरफेर आता है इसके अंदर कि दोनों में चेंज होती है चीजें। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपको लगेगा कि इंटरसेक्शन 5 है और होता भी हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। बट क्या होता है, इंडिपेंडेंट के केस में एक इवेंट दूसरे को नहीं रोकता है, पहली बात। दूसरी बात है, इंडिपेंडेंट के केस में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं मोर देन 1 होते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट में काम नहीं होता है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक रोकता है, एक कब रोकेगा? जब एक ही एक्सपेरिमेंट में काम होगा, तो जब एक होगा दूसरा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जब एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे तो क्यों रोकेगा भाई, इधर मैं हो गया उधर तू हो जाए। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें बताई मैंने आपको। लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में लिखो, 2 इवेंट्स आर टू बी इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, 2 events are said to be independent, 2 events are said to be independent, 2 events are said to be independent if the occurrence of one does not depend on the occurrence of other.
if the occurrence of one does not depend on the occurrence of the other. Two events are said to be independent if the occurrence of one does not depend on the occurrence of the other. क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो इसमें वो एग्जांपल लिखो, इफ अ क्वेश्चन इज सॉल्व बाय 3 स्टूडेंट्स, देन सॉल्विंग if a question is solved by 3 students, then solving individually by them is independent events. Then solving individually by them are independent events. Then solving by them are इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर 2 डाइस को थ्रो करूंगा तो एक पर इवन का आना दूसरे पर ऑड इवन को नहीं रोकता, सिंपल सी बात है. वो क्या होंगी? आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. तो क्या आप इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को पहचान लोगे आगे से कौन सा इवेंट है? क्लियर हुआ सारे बच्चों को? नेक्स्ट लिखें बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट्स. नेक्स्ट क्या हुआ? क्या बोला था मैंने? एक बार बताएगा. बोल. अरे बोलना. अरे यार पढ़ाने दोनों मुझे. अगर पढ़ाने वाला मैं हूँ तो पढ़ने वाला श्रोता हो तुम तो. क्या आयुष? कौन इंसान होते हैं? चले कोई नहीं, पढ़ते हैं अभी, पढ़ते हैं थोड़ी देर और पढ़ते हैं. राइट, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं. ठीक है ना? तुमको सही टाइम पे छोड़ दिया जाएगा, डोंट वरी. लेकिन एग्जॉस्टिव इवेंट्स लेकिन a set of events is said to be exhaustive. एग्जॉस्टिव की स्पेलिंग सही लिख लेना भाई. A set of events is said to be exhaustive. A set of events is said to be exhaustive. A set of events is said to be exhaustive. Set of events is said to be exhaustive if union of events is equal to sample space. If union of events is equal to sample space, क्या हो जाए बच्चों? आपके सैंपल स्पेस को कवर करे, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है. क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया आपका. ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि E1, E2, E3, E4 से लेकर के EN एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. कैसे इवेंट है बच्चों? एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो बच्चों होगा क्या? होगा ये कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 से लेकर के यूनियन EN, ये किसके बराबर होगा बच्चों? सैंपल स्पेस के बराबर होगा. क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? अरे बेटा क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. कुछ इवेंट्स हैं आपके जिनका इंटरसेक्शन आपका क्या हो रहा है बच्चों? आपका फाई हो रहा है. और उनका यूनियन कैसा हो रहा है बच्चों? आपका यूनियन किसको कवर कर रहा है? आपका सैंपल स्पेस कवर कर रहा है. इंटरसेक्शन फाई है.
तो यूनियन सैंपल स्पेस है। जैसे किसी डैश को थ्रो करने पर ऑड नंबर का आना और इवन नंबर का आना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 होगा और यूनियन सैंपल स्पेस कवर करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उस ऐसे लिख लो आप लोग, देन E1 E2 E3 E4 से लेकर के En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ जी, वो वेक्टर वाली ऑर्डर कर लेना जिसके पास नहीं है। ये जो चैप्टर है आपका तारीख कितनी है? 8 है। 20-22 तक आ जानी चाहिए किताब। 20 तक मान लो, 20-21 तक 3D वाली किताब, वेक्टर 3D। ठीक है, समझ में आ गया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव? एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत है क्या इसमें? कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट एंड आ रहे अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट, उसमें लिखो पहला पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट, इसको जरा समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट को जरा समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, जो देखो एक बात का ध्यान रखना, ये जो चैप्टर ना सेट थ्योरी से बहुत रिलेट करेगा स्टार्टिंग में। जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ा ना, वैसा कुछ देखने को मिलेगा स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो है। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट पढ़ा होगा, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, उस इवेंट का होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ई, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला पी, बोला सपोज करो पी, तो स्टार्ट कर देते हैं। पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। और उसके ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो इवेंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है बच्चों आपका? इवेंट। मैंने कहीं पर लिखा पी ई लिखा, तो इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event E, probability of occurrence of event E, ठीक है ना? probability of occurrence of event E, इसका मतलब ये होता है सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? ठीक है। और यदि मैं लिख देता हूं C, तो इसका मतलब क्या? probability of not occurrence of event E, नॉट अकरेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को? तो ये तुमको सेट थ्योरी की तरह देखने को मिलेगा यहां से। जैसे अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझता हूं तो कैसे समझेंगे, इधर देखें। बस हट गया बेटा, मैं डायग्राम समझा देता हूं एक बार इसको। वेन डायग्राम तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना? तो होता क्या कॉम्प्लीमेंट्री के नीचे जो पी, उसके आगे क्या नीचे है? किसके नीचे? पी के आगे प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? राइट। ओ भाई प्रोनाउंसिएशन इधर आ जा। जैसे अब देखो, अब जरा एक बार अपने पेन को रोकें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक बात ये कहना चाहता हूं, जैसे वहां पर इस वेन डायग्राम को पूरे को, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ब्रैकेट तो नहीं, स्क्वायर बनाते हैं, इसको अपन यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ना, वहां पर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सैंपल स्पेस से रिप्रेजेंट करेंगे एस। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात यह है कि जैसे कोई इवेंट ई हो गई आपकी, ये तो इवेंट ई है, अंदर वाला पोर्शन, बाहर जो है, मतलब ये अगर मैं शेडेड पोर्शन की बात करूंगा तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये है जहां ई नहीं है, मतलब ई का नहीं होना। ई के नहीं होने को इस तरीके से हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो गोला है वो तो ई को बता रहा है, स्क्वायर जो है वो सैंपल स्पेस को बता रहा है,
कि इस इवेंट के, इस सैंपल स्पेस के रिगार्डिंग इवेंट ई आपकी इस तरीके से है, बाहर वाला पोर्शन कॉम्प्लीमेंट है उसका। क्या इस बात को समझ में आया कि नहीं? ये वाली बात नहीं है क्या? आ गई ना? नोट डाउन कर लो। इसी ई के ब्रैकेट में ई और पावर में एक्सपोनेंट में सी लिखा हुआ है, ई का कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी कि जो गोला है वो अकरेंस ऑफ ई है। क्या है? अकरेंस ऑफ ई। अब यहां पर डिजिटल बोर्ड की बहुत जरूरत पड़ती है भाई। नॉट अकरेंस ऑफ ई, नॉट अकरेंस ऑफ ई, ये वाली मतलब बाहर वाला जो पोर्शन है आपका, नॉट अकरेंस ऑफ ई है। क्या यहां तक बात होगी? सारी बातें क्लियर? ठीक है ना? हाँ जी। ये क्या दिख रहा है तुमको, बता? नहीं दिख क्या रहा है? ये किसने बोला स्क्वायर है? ये जिसकी जैसी नजर, कुछ भी हो सकता है। क्या एक बात है, स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं बोल सकता क्या? किसने बोला? चलो रेक्टेंगल की डेफिनेशन बोल दो। अच्छा ये वाला स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ। नहीं ऐसी बात नहीं है नालायको। मुझे बता, दोनों के रेक्टेंगल, अगर मैं रेक्टेंगल डायमीटर की बात करूं, क्या डायमीटर आपस में लेंथ वाइज सेम रहते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं? तुमको फर्क मिलेगा कब? देखो अगर इस नजरिए से देखते हैं कि भाई ये लेंथ होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए साइड के बीच में, सेम काम आपका उसमें भी होता है स्क्वायर में, बट डायगोनल में फर्क आता है। डायगोनल क्या फर्क आता है तुम मुझे कल बताना, मुझे भी याद नहीं है ना, इसलिए तो मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए रियलिटी तो यही है बेटा, ठीक है। आजा, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे बना दिया, ऐसे क्या है बना दिया हमने, कुछ भी ऐसे बना दिया, राइट। तुम इसको सर्कल भी बना सकते हो, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इसको टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना सकते हो, ये मेरा ठीक है ना, राइट। इसका कोई मैटर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट, अगर आपके सामने लिखा हुआ है क्या, अगर आप बेटा बहुत ये लिखा हुआ P A यूनियन B, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, probability of occurrence of at least one of the event from A, B or C। इसको कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, इसका साइन लगाते हैं प्लस का, इस तरीके से। तो कम से कम एक इवेंट का होना, कम एक तो होना ही है, एक को तो एक का तो होना ही है, दूसरी भी हो सकती है या दोनों एक साथ भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? लिख लो पहले, समझाता हूं। लिख लिया क्या? कहीं भी A यूनियन B लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट फ्रॉम A और B, मतलब A और B में से कम किसी एक का A हो जाए तो चलेगा, B हो जाए तो चलेगा, अगर A और B दोनों इवेंट हो जाएं तो भी चलेगा। नहीं समझ में आया कहीं? मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। अच्छा इसको E1 E2 लिख लो यार, है ना, ज्यादा ठीक रहेगा, जैसा आपको अच्छा लगे।
ABC कहां से लिख दिया यहाँ पर, E1 और E2, E1 प्लस E2। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सैंपल स्पेस हो गया आपका, राइट, इसमें दो इवेंट हैं, ये और ये इवेंट जो है वो E1 है और ये इवेंट क्या है, E2। इतने पोर्शन के अंदर E1 हो रहा है, कौन हो रहा है बेटा, E1। समझ में आया कि नहीं आया, इतने समझ में आता है, इतने पोर्शन में E1 हो रहा है और इतने पोर्शन में कौन हो रहा है, E2 हो रहा है। कौन हो रहा है, E2। तो मैंने क्या बोला, या तो E1 हो जाए, सिर्फ E1 हो जाए, या सिर्फ E2 हो जाए, या फिर दोनों हो जाए। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पूरे शेडेड पोर्शन क्या बोलेंगे, E1 यूनियन क्या बोलेंगे बेटा, E2 बोला जाएगा इसको। या तो E1 हो जाए या E2 हो जाए, दोनों हो जाए। आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, यूनियन यूनियन चिल्लाते रहते हो पर पता नहीं यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी एक इवेंट हो जाए, कोई भी एक, दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अरे बात तुम्हारे दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है सारे बच्चों को। तो उस केस में अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि E1 हो जाए, मैं ठीक है भाई E1 हो जाए, या फिर क्या हो जाए, E2 हो जाए, से ज्यादा नीचे चला गया। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख रहा हूं, राइट, यहां पर E1 यूनियन E2, या तो E1 हो जाए या क्या हो जाए बेटा, E2 हो जाए। मैंने क्या बोला, E1 हो जाए या फिर क्या हो जाए, E2 हो जाए। बट जब आपने लिखा E1 हो जाए, इस पोर्शन को ले लिया आपने जहां पर दोनों हो रहे हैं, इधर देखो बोर्ड की तरफ, E2 हो जाए, फिर भी इस पोर्शन को ले लिया आप लोगों ने, कितनी बार ले लिया, दो बार। एक बार इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। माइनस क्या हो जाएगा, 2P E1 इंटरसेक्शन E2। क्या ये सर 2 नहीं, सिर्फ एक बार ही हटेगा ना, बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो सेट थ्योरी में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, यूनियन इंटरसेक्शन वाला केस। और जो E1 इंटरसेक्शन E2 है, इसको बोला जाता है साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ E1 एंड E2। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब है कि दोनों का एक साथ होना, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब भी ये कहता है कि दोनों का एक साथ होना, कॉमन पोर्शन। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कि एनर्जी गायब होगी पूरी तरीके से। चलो दया आप थोड़ा बहुत लिख लो अच्छे से, तो मुझे बता दो, डाउन कर लेते हैं कल, मतलब मंडे को, ठीक है ना। अभी प्रोबेबिलिटी का तो कोई होमवर्क नहीं है, बस बेसिक डेफिनेशन मुझे आज पढ़ानी थी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रोबेबिलिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे वाला लेक्चर जो है मेरा, ये मुझे आज कवर करना था। एनी हाउ बेटा कुछ भी समझ में आए वाले पोर्शन, कोई दिक्कत, कोई डाउट, अब पढ़ के आना चाहिए इसको, क्लास पढ़ाया है, मंडे को सॉल्व कराना 1 बाय 1। क्लियर है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि जो आप आपने मल्टीपल चॉइस कहां तक कर लिए, सबने 25 तक कर लिए, राइट। अब एक तो 33 तक इनको निपटा देना मल्टीपल चॉइस का। कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, और NBTQ और है इसके अंदर 24, मतलब मैं 32 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क में। संडे भी है कल, आराम से बैठ करके, ये लास्ट टाइम मिल रहा है तुमको करने का, क्योंकि ये कंफर्म मान चलेगा मंडे को तुरंत एक नहीं 2 एक्सरसाइज मिलेंगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी को 2 पार्ट में बांटा हुआ, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो, प्रोबेबिलिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 2। प्रोबेबिलिटी 1 वाला पोर्शन खत्म करेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी 1 वाला पोर्शन चल रहा है आपका, तो कल एनी हाउ आप लोग NBTQ तक खत्म कर लीजिएगा अच्छे से, 24 क्वेश्चन है उसमें, राइट। यही करना अभी आपको इसके अंदर।